गाइस वेलकम बैक टू माय अदर यूट्यूब वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आज इस चैप्टर में बढ़िया मास्टरी करने वाले हैं हम। पूरी एनसीईआरटी हाइलाइट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। सो बिना कुछ वक्त जाए किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसमें एक ही हेडिंग है कि पॉपुलेशन, और उसी की सब हेडिंग से हमें पढ़ाई गई है चैप्टर में। तो पॉपुलेशन पहली हेडिंग है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? नाउ लेट्स स्टडी। In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographic area, share or compete for similar resources, potentially interbreed, and thus constitute a population. तो यहाँ बताया गया है कि जितने भी हमारे नेचर में हमारे जितनी भी स्पीशीज मिलती है वो सिंगल इंडिविजुअल्स के नहीं होते, उसमें सब ग्रुप बना के रहते हैं। तो फिर स्पीशीज का जो ग्रुप होता है, मतलब जो पीपल्स का जो ग्रुप होता है, मतलब कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। और वो क्या होना चाहिए कि वो जो आपस में जो स्पीशीज का ग्रुप है वो रिसोर्सेज के लिए शेयर और कम्पीट रिसोर्सेज के लिए करना चाहिए, पोटेंशियली इंटरब्रीड करना चाहिए। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। नाउ all the cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in the forest track, bacteria in a culture plate and lotus plants in a pond are some examples of population। ये जितने भी हैं, जैसे रैट है, तो रैट सब अपनी बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, मतलब बहुत सारे रैट्स मिलकर रहते हैं तो एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। उसी तरह टीकवुड ट्रीज, बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट में होते हैं, और लोटस प्लांट्स जो पॉन्ड में होते हैं, ये सब पॉपुलेशन के एग्जांपल्स हैं। नाउ population has certain attributes whereas an individual organism does not। तो पॉपुलेशन में उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं लेकिन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट्स नहीं होते। नाउ इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ। जो इंडिविजुअल होती है उसकी बर्थ एंड डेथ होती है, लेकिन जो पॉपुलेशन होता है ना उसको बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स बोलते हैं। उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। तो इन पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ रेट्स, बर्थ एंड डेथ। नाउ इफ इन अ पॉन्ड देयर वाज 20 लोटस, तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है पर कैपिटा बर्थ रेट फाउंड करने के लिए। तो ये है कि एक पॉन्ड है जिसमें 20 लोटस थे इनिशियली। नाउ उसमें क्या हुआ, 8 न्यू प्लांट्स और ऐड हो गए। तो तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने प्लांट ऐड हुए डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, तो इससे हमारी बर्थ रेट निकल के आ जाती है। तो 8 प्लांट्स ऐड हुए, तो 8 प्लांट ऐड हुए डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 20 थी, 20 में 8 ऐड हुए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो 0.4, तो ये हमारी क्या हो गई? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो ये हमारी आ गई ग्रोथ रेट, सॉरी बर्थ रेट। नाउ इफ अब हम दूसरा सिचुएशन दे रखा है कि 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी इन पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डेड। तो हमें दे रखा है कि 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उनमें से 4 जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो डेथ रेट कितनी हुई? तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितनी डेथ हुई डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। तो डेथ कितनी की हुई? 4 की हुई, और डिवाइड बाय कितनी? इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 40। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? 0.1। तो ये हमारी क्या हो गई? 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, क्योंकि एक वीक में इतनी डेथ हुई है। तो ये पर फ्रूट फ्लाई पर वीक ये हो गई हमारे डेथ रेट। नाउ अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। जो पॉपुलेशन का दूसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है? अनदर एट्रीब्यूट क्या है? सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? जैसे कि इसमें हम मेल फीमेल का नंबर काउंट करते हैं इस तरह से। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। ये एक सिचुएशन दे रखी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सेक्स रेशियो फाइंड करते हैं। नाउ a population of any given time is composed of individuals of different ages। जो population होती है वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही एज के लोग होंगे पॉपुलेशन में। बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान जवान भी होंगे। तो उस तरह से कंपोज्ड, इट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। तो डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉपुलेशन के लिए प्लॉट करें तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होगा ना वो एज पिरामिड कहलाएगा। तो एज पिरामिड होगा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए तो ये जनरली हमारे एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं मेल्स और फीमेल्स की। नाउ द शेप ऑफ पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। वो शेप कैसा है पिरामिड का, उससे हमें पता लगेगा कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग है, मतलब कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है
स्टेबल है वो या फिर वो डिक्लाइनिंग है। तो इसके लिए हमारे एनसीईआरटी ने हमें कुछ पिरामिड्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर हमारा प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा हो, तो इस तरह से हमारा पिरामिड बनता है अपराइट, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब। तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंड करेगी, जो प्री रिप्रोडक्टिव है वही आगे जाके रिप्रोडक्टिव बनेंगे, एज जैसे उनकी बड़ी होगी तो रिप्रोडक्टिव वो ज़्यादा होंगे। तो रिप्रोडक्टिव अगर ज़्यादा होंगे तो फिर वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके वो पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से जो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव और ये प्री रिप्रोडक्टिव ये अगर बराबर है तो जो पॉपुलेशन होगी ना वो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो फिर वो आगे जाके रिप्रोडक्शन करेंगे, जो प्री रिप्रोडक्टिव है वही रिप्रोडक्टिव में आएंगे, फिर वो कम होंगे रिप्रोडक्टिव में, तो उससे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। तो ये कुछ ग्राफ थे हमारे जो एनसीईआरटी में गिवन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है ना। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिजाइन्ड एज एन, जो पॉपुलेशन साइज है टेक्निकली इसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, कि पॉपुलेशन कितना साइज है, पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है। तो इस तरह से इसको हम एन से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। नाउ नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड नंबर्स ओनली, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हम उनको जरूरी नहीं है कि नंबर्स में ही मेजर करें। जो हम उनका जैसे हम बायोमास वगैरह से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो इन एन एरिया देयर आर 200 कैरेट ग्रास, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, इसका नाम बोलते हैं कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है ये। नाउ ये अगर है और एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री है, तो अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तब तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी वो है जो है वो कैरेट ग्रास से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो 200 है और जो हमारा बनियन ट्री वो तो एक ही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखे जाए तो बनियन ट्री कितना ज़्यादा बड़ा होता है, उसका कितना ज़्यादा इकोसिस्टम में रोल होता है, और बायोमास तो उसका कितना ज़्यादा होता है, कैरेट ग्रास का तो छोटा सा होता है। तो अगर इसलिए इस केस में ना हम नंबर काउंट नहीं करेंगे, हम बायोमास को काउंट करेंगे। तो इन सच केसेस परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो परसेंट कवर और बायोमास जिसे हम बोलते हैं, ये मीनिंगफुल मेजर होता है ऑफ द पॉपुलेशन साइज को मेजर करने का। नाउ टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming। तो इसमें क्या बताया गया है कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजी अडेप्टेबल मेजर। जो नंबर काउंट करके अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा अडोप्टेबल मेजर मतलब कि अच्छा वो नहीं है जिससे हम काउंट कर सके। वो पॉपुलेशन जो है वो यूज हुई, काउंटिंग इज इम्पॉसिबल, तो फिर कैसे होएगा। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काउंटिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, तो फिर ये एक इररेलेवेंट मेथड हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने का। Now, sometimes for certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap। तो हम ये अलग अलग मेथड दे रखे हैं कि जैसे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी हम हम देख रहे थे इतनी देर से, तो कि परसेंट कवर, बायोमास, नंबर कितना है, ये सब। तो फिर इससे तो फिर एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने का, जिससे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से भी हम निकाल सकते हैं कि अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी का साइज कितना होगा, मतलब पॉपुलेशन का साइज कितना होगा। तो जैसे कि इसमें फिशेस का एग्जांपल दिया है, जैसे फिशेस कॉट पर ट्रैप। जैसे मान लो कि एक पॉन्ड है मान लो, तो उस पॉन्ड में बार बार जाले फेंके जा रहे हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। एक जाला यहाँ फेंका गया, एक जाला यहाँ फेंका गया, एक जाला यहाँ फेंका गया। तो मान लो अगर यहाँ पे तो 15 मछलियां पकड़ में आई, यहाँ 15 मछलियां पकड़ में आई, तो फिर इसका मतलब यही थोड़ी है कि आप पूरे पॉइंट में एरिया के से मल्टीप्लाई करके अपन बता दें कि 15 मछलियाँ होगी, मतलब इतनी मछलियाँ होगी। तो फिर और इस मान लो इसमें अब पकड़ाई में आई 40 मछलियाँ, और इसमें पकड़ाई में आई 100 मछलियाँ। तो फिर से पता लग रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी से काम करेंगे कि कितने मछलियाँ पकड़ में आ रही है पर इतने एरिया में, डिवाइड बाय टोटल एरिया। इस तरह से हम निकाल के रिलेटिव डेंसिटी से भी हम काम कर सकते हैं। नाउ वी आर मोस्ट obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them। जैसे कि टाइगर जो सेंसेस होते हैं, टाइगर जो हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं, तो वो किस तरह से काउंट करते हैं, जो पग मार्क होते हैं उनके पाँव के निशान और फीकल पैलेट को काउंट करके। इस तरह से हम टाइगर्स के सेंसेस को काउंट करते हैं नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में। नाउ
पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। तो जो पॉपुलेशन का साइज है वो ये थोड़ी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। कभी पॉपुलेशन ज्यादा है, कभी पॉपुलेशन कम है, तो इस तरह से बात है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन का साइज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नाउ वेदर इट इज फ्लरिशिंग और डिक्लाइनिंग, तो ये फ्लरिशिंग है या डिक्लाइनिंग है, मतलब ये बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका पता लगाएंगे हम। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। तो यहाँ बताया गया कि कुछ 4 बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो चेंज होती रहती है, तो वो क्या है जरा देखते हैं। टू ऑफ विच नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, तो उनमें से 4 में से 2 क्या है, नेटिलिटी और इमिग्रेशन। नेटिलिटी मतलब होती है बर्थ रेट, नेटिलिटी मतलब होती है बर्थ रेट, और इमिग्रेशन मतलब होता है कि कोई, मान लो कोई एरिया है ये, यहाँ से बाहर से लोग रहने आ गए, यहाँ बाहर से लोग रहने आ गए तो उन्होंने इमिग्रेट कर दिया यहाँ पे, वहाँ के रहने लगे, तो इमिग्रेशन मतलब कि कहीं कहीं बाहर से अंदर कोई दूसरे एरिया में आना, मतलब कोई अपने जैसे कोई एरिया है तो उसमें नए लोग का एंट्री हो जाना, तो उससे बोलते हैं इमिग्रेशन। और मोर्टेलिटी होता है एक तो, और एक होता है एमिग्रेशन। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और एमिग्रेशन मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया से पॉपुलेशन का बाहर जाना, कहीं दूसरी जगह जाना, मतलब तो वो होता है एमिग्रेशन। तो ये सब चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में। अगर नेटिलिटी और इमिग्रेशन हो रहा है तब तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ नेटिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो नेटिलिटी की हमने बात करी थी कि जो ये क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मान लो किसी पीरियड में इतने बर्थ हुए, उसको डिवाइड कर देंगे अपन इनिशियल पॉपुलेशन से, तो वो हो जाएगी हमारी नेटिलिटी। मोर्टिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, मोर्टिलिटी भी, डेथ रेट भी। Now, immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. तो immigration क्या होता है, number of individuals of same species का कहीं बाहर से उस एरिया में आना, तो उसे हम बोलते हैं immigration। और emigration, ई से emigration, ई से exit होता है ना, तो बाहर जाना किसी number of individuals का of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ना ये पॉपुलेशन डेंसिटी का दे रखा है कि कैसे अफेक्ट होती है। अगर नेटिलिटी हो रही है मतलब बर्थ रेट बढ़ रही है, तो फिर ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि इंक्रीज होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। इमिग्रेशन में भी इंक्रीज होगी, मोर्टिलिटी में डिक्रीज होगी, और एमिग्रेशन में भी डिक्रीज होगी। तो ये बात हो गई। नाउ इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है कि किसी डेंसिटी है टाइम t+1 पे, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हम तो पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t+1, तो उसमें ऐसे निकालेंगे कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो टाइम t पे थी, प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। तो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है t+1 टाइम में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन इज मोर देन डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। तो नॉर्मल सी बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन हो रहा होगा, लोग आ रहे होंगे, लोग पैदा हो रहे होंगे तो। और लोगों की अगर डेथ हो रही होगी या फिर लोग कहीं बाहर जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ्स एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो बर्थ और डेथ होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब वो ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, देखिए एक सिचुएशन दे रखी है कि मान लो कोई न्यू हैबिटेट है, वो नया नया कॉलोनाइज्ड हुआ है, कोई नई नई कॉलोनी बनी है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, तो वहां तो लोग ही नहीं है, तो बर्थ कैसा होगा। तो पहले तो लोगों का आना जरूरी है, तो इमिग्रेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो इमिग्रेशन may contribute more significantly to the population growth than birth rates। तो ये बात हो गई। नाउ ग्रोथ मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल मतलब ज्योमेट्रिक ग्रोथ, मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती जा रही है, मतलब कि। तो ये कब होती है, जब आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मान लो खाने पीने की बढ़िया सुविधा दे रखी है, सब अनलिमिटेड है, तो लोग अब कुछ नहीं करेंगे, आराम से पड़े रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, ये सब। तो उस तरह से वो अपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते रहेंगे। ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एज डार्विन ऑब्जर्व्ड while developing this theory of natural selection। तो ये नॉर्मल सी बात लिखी है यहाँ पे, तो पढ़ लेना। नाउ देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो अगर पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है, देन द, तो if in a population of size n, birth rates are represented as b and death rates
as d. Then the increase or decrease in n during a given time period dn by dt is, तो dn by dt क्या दे रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी में है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, dn by dt इक्वल्स टू आर एन। तो जो dn by dt होगा वो इक्वल्स टू आर एन होगा। यहाँ पे आर क्या है, आर है बी बर्थ माइनस डेथ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो उससे हमारी क्या निकल जाएगी, ये आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और आर को हम बोलते क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंक्रीज होने की इंट्रिंसिक रेट जो है नेचुरली, वो क्या होती है, हमारी आर होती है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना बदलाव आया वो निकाल सकते हैं। नाउ the r in this equation is called the intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter uh, that impacts of any biotic और abiotic factor on population growth। ठीक है, तो अब r की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, नॉर्वे रेट के लिए कितनी होती है ये याद करनी है, डेटा आ सकता है उठ के। नॉर्वे रेट के लिए r की वैल्यू होती है 0.015, फ्लोर बीटल के लिए होती है 0.12। और 1981 में हम देखी थी ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी इंडिया में, उनकी जो आर की वैल्यू थी वो 0.0205 थी। तो नॉर्वे रेट की कितनी थी, 0.015। फ्लोर बीटल की कितनी थी, फ्लोर बीटल मतलब कि जो घुन होते हैं ना, आटे में होते हैं, जो गेहूं वगैरह में होते हैं वो, तो उनकी क्या होती है आर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है इनकी वैल्यू, क्योंकि जल्दी जल्दी आपने देखा होगा कि कीड़े लग जाते हैं किसी आटे गेहूं वगैरह में, तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं वो। तो 0.12 इनकी आर की वैल्यू होती है फ्लोर बीटल की। और नॉर्वे रेट की तो 0.015 होती है, बहुत कम होती है। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंडिया में थी 1981 में, उसकी जो आर की वैल्यू थी वो थी 0.0205, 0.0205। नाउ द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन अ जे शेप्ड कर्व। तो ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ना, इसका जो कर्व होता है जे शेप्ड कर्व होता है। देखो ये है डी एन बाई डी टी टू आर एन कर्व, ज्योमेट्रिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व, तो ये जे शेप्ड है। देखो ये जे टाइप बन रहा है, जे टाइप। तो ये इस तरह से बात हो गई। और n इज द रिलेशन टू टाइम, व्हेन वी प्लॉट n इज रिलेशन टू टाइम, तब हमें जे शेप्ड कर्व मिलता है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी n को यहाँ रखे और टाइम को यहाँ रखे तो हमें जे शेप्ड कर्व मिलता है, dn बाई dt टू आर एन, यानी कि ज्योमेट्रिक एफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। नाउ इसकी जो इक्वेशन आती है ना एक, अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में मतलब इस तरह से लिखे, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी, जहां पर एन टी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नोट क्या होता है, एट टाइम जीरो नहीं, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और आर होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, हमने पढ़ाई था अभी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। और ई क्या होता है हमारा, बेस ई जो होता है लॉग में अगर हमें आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 2.7 ई, सॉरी 2.71, तो ये इसकी वैल्यू होती है। नाउ यहाँ पे सिंपल सा कुछ थ्योरी वगैरह दे रखी, कुछ स्टोरी टाइप में, तो इसको इसका बस याद रखने की सब चीज़ यही है कि जो हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी तेजी से होती है, यानी कि जैसे एक से दो हुआ है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, चौसठ से 128, 128 से 256, फिर आगे आप कैलकुलेट करते जाना ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो कोई पॉपुलेशन है कोई स्पेशीज में जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हो नहीं सकती टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए कहीं पे। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो इस वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स में फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए जो कंपटीशन होता है। और जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस कर देगा, ऐसा डार्विन ने ही बोला था। नाउ इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो जो नेचर है उसमें एक क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस मतलब प्रेजेंट होती है, एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है, रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस पॉसिबल होती है, प्रेजेंट होती है, वो एक सपोर्ट करती है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को, कि मान लो कुछ इनफ रिसोर्सेस है, तो उन रिसोर्सेस में वो सपोर्ट करिए कि इतने नंबर के ही जो लोग हैं वो जिंदा रह सकते हैं उन रिसोर्सेस के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो वो जो लिमिट है उसे बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि नेचर जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि वो कितना नंबर को झेल सकती है कोई भी पॉपुलेशन के अपने रिसोर्सेस के दम पर, तो वो होती है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के।
for that species in that habitat. Now, a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, फिर वो acceleration and deceleration फेज को शो करती है, फिर फाइनली एक एसिम्प्टोट यानी कि कांस्टेंट फेज आ जाता है, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो उसके आगे नहीं बढ़ती फिर। नाउ, इसका अगर हम इक्वेशन लिखे, पहली बात तो इसको एक और नाम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट को, ये वर्ल्ड होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये साइंटिस्ट के नाम पे, मतलब जो भी इकोलॉजिस्ट थे उनके नाम पे रखे गए हैं, वर्ल्ड होल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाउ, dn बाई dt इक्वल्स टू rn, तो किसका था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, उसके आगे अगर हमने k माइनस एन बाई के जोड़ दिया, जिसमें k क्या है, हमारा कैरिंग कैपेसिटी है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि k इस फॉर्मूला में k किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। नाउ, dn बाई dt इक्वल्स टू rn k माइनस एन बाई के, तो ये क्या हो गया हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट की इक्वेशन हो गई। नाउ, जिसमें n क्या है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम t पर, r रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है इसलिए, और k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। नाउ, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ये काफी एक और सब हेडिंग आ गया पॉपुलेशन के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी इससे क्वेश्चन आता है। और नाउ, populations evolve to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, high R value in the habitat in which they live। तो population जो है वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व करती है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, जिससे हम डार्विनियन फिटनेस ही बोलते हैं। जिसमें बस इसका मतलब ये है कि हाई आर वैल्यू, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू जो है आर की, वो काफी ज्यादा हाई हो, तो इस तरह से वो इवॉल्व करती है, ग्रो करती है। नाउ, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ अपने पूरे लाइफ सेशन में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, मतलब एक तो होता है पैसिफिक साल्मन फिश, और एक होता है हमारा बैम्बू ट्री। तो पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू ट्री जो होता है, ये सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं पूरी लाइफ टाइम में, और जो मेनी टाइम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये कुछ इसके एग्जांपल है हमारे मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। और एक और लाइन दे रखी है यहाँ पे कि कुछ है ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं लार्ज नंबर पे। तो वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म किससे होते हैं, मतलब हमारे कौन कौन होते हैं, ऑयस्टर्स होता है एक तो, एक होता है पेलाजिक फिशेस, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस। ओपी से याद रखना, ओपी बहुत फेमस होती है ना सब मीम, ओपी से याद रखना कि ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस, ये जो होती है स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ये ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। और लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस कौन करता है, birds and mammals, okay। Now, population interactions, for any species the minimum requirement is one more species on which it can feed, for any species the minimal requirement is one more species on which they feed। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है उनकी जो अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है, वो एक दूसरी स्पीशीज में कैसे इंटरेक्ट करती है आपस में, और कैसे लाइफ में सरवाइव करती है। तो इस तरह की इसमें बात करेंगे हम। तो जैसे इसमें बताया गया कि जो सॉइल है, सॉइल को सॉइल माइक्रोब चाहिए होते हैं टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ताकि फिर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके वो इसमें इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना देंगे, जो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सॉइल जो है, जो प्लांट है, उसको भी सॉइल माइक्रोब्स की जरूरत होती है, प्लांट स्पीशीज को, ताकि वो उसको सॉइल माइक्रोब जो है वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़े और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से खेल होता है। नाउ, it is obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation। इन सबको क्या है, इंटरेक्ट करना पड़ता है आपस में in a various ways to form a biological community। Even in minimal communities many interactive linkages exist। तो काफी ज्यादा मिनिमल जो कम्युनिटीज होती है ना, काफी ज्यादा कम्युनिटीज होती है मतलब, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। ये अराइज होते हैं फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरेक्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्म नो बेनिफिट। तो वो बेनिफिशियल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी के लिए डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदायक भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी ना हो, ना बेनिफिट हो ना नुकसानदायक हो, बस चल रहा है काम। तो इस तरह से होता है वो। और जिसमें हम, तो इसके हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, इसमें हम कुछ टर्म यूज करेंगे। पॉजिटिव जो टर्म है वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए यूज करेंगे, नेगेटिव जो टर्म है वो डेट्रीमेंटल के लिए यूज करेंगे, मतलब नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए।
और जो जीरो जो टर्म है वो न्यूट्रल के लिए शो करेंगे, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मान लो ये दो स्पीशीज दे रखी है, एक तो स्पीशीज ए और एक दे रखी है स्पीशीज बी। तो इन दो में बता रखा है कि दोनों को अगर फायदा हो, प्लस प्लस यानी दोनों को अगर इंटरेक्ट करने में एक दूसरे से फायदा हो, तो उससे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी म्यूचुअली काम कर रहा है एक दूसरे से। और अगर दोनों को नुकसान हो, तो मतलब इसको भी नुकसान हो रहा है, इसको भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कब होता है? कंपटीशन होता है किसी के बीच में, तो दोनों को नुकसान होता है कि अरे कंपटीशन हो रहा है, तो फिर इसको भी नुकसान है, इसको भी नुकसान है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो दोनों को नुकसान हो जाता है। नाउ अगर एक स्पीशीज को फायदा हो और एक को नुकसान हो, तो उसे हम बोलते हैं या तो प्रीडेशन, क्योंकि प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होता है उसको तो फायदा होता है, उसको तो प्रे से अपना काम निकलवाना होता है, तो उससे काम कर लेता है वो, और बाकी जो प्रे है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। ऐसा ही होता है पैरासिटिज्म में भी होता है, जिसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो पैरासिटिज्म में जैसे कोई पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर रह रहा है, तो होस्ट को नुकसान होएगा, उसको तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से सब कुछ कम कर देगा वो। लेकिन उसको जो पैरासाइट है उसको तो फायदा होगा, उसको रहने को जगह मिल जाएगी, अ, उसको फूड मिल जाएगा रहने के लिए। तो ये सब चीजें। नाउ कमेंसलिज्म क्या होता है कि एक को फायदा हो और एक को कुछ भी ना हो, तो ये होता है हमारा कमेंसलिज्म। और एमेंसलिज्म होता है जिसमें एक को नुकसान हो और एक को कुछ भी ना हो, तो ये होता है हमारा अमेंसलिज्म। तो ये टेबल से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज क्या होती है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। नाउ बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर। तो हमने ये बात करी ली कि जो अगर दोनों स्पीशीज बेनिफिट हो रही है तो वो म्यूचुअलिज्म में होता है, और अगर दोनों में को लॉस हो रहा है तो वो कंपटीशन में होता है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होता है? वन स्पीशीज बेनिफिट, वन स्पीशीज जो है वो उसको बेनिफिट होता है, और जो इंटरेक्शन एंड द अदर एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज, और वो डेट्रीमेंटल होता है टू अदर स्पीशीज यानी उसके लिए नुकसानदायक होता है। होस्ट एंड प्रे रेस्पेक्टिवली, जैसे उनके लिए होस्ट एंड प्रे जैसे होते हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है, पैरासाइट और प्रेडेटर के लिए लाभदायक होता है। नाउ द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। ये हम बात कर ली कि अगर किसी को एक को फायदा हो रहा है, किसी एक को कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये होता है हमारा कमेंसलिज्म में। और अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को नुकसान हो रहा है, वन स्पीशीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड, और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड हो, ये होता है हमारा अमेंसलिज्म। नाउ predation, parasitism, and commensalism share a common characteristic: the interacting species live close together. तो predation और parasitism और कमेंसलिज्म, इन तीनों में एक चीज कॉमन देखी गई है कि इनमें जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है ना, वो काफी पास रहती है। मतलब देखो, प्रेडेटर है, वो भी प्रेडेट करने के लिए उसको प्रे उसके पास होना चाहिए, तभी वो प्रेडेशन कर पाएगा। पैरासाइट भी होस्ट के ऊपर रहता है, तो वो भी पास रहता है, क्लोज रहता है वो भी। और कमेंसलिज्म में भी पास रहना पड़ता है। तो इस तरह से होता है। अब हम एक एक करके कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, इन सबको हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ प्रेडेशन, predation as nature's way of transferring at to higher trophic levels the energy fixed by plants. When we think of predator and prey, most probably is the tiger and deer. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर कि प्रेडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। और ये क्या होता है, इससे हम जो प्रेडेटर है वो प्रे को खाता है, तो जो प्रे से प्रेडेटर पे एनर्जी ट्रांसफर होती है खाने से। तो इस तरह से हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए प्रेडेशन एक अच्छा वे होता है। जैसे प्लांट ने एनर्जी बनाई, उसको हर्बीवोर ने खाया, फिर उसको कार्निवोर ने खाया, तो इस तरह से प्रेडेशन होता रहता है। तो प्रेडेशन से क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती रहती है। नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली वो टाइगर या फिर डियर आता है हमारे माइंड में। अगर हम प्रेडेटर या प्रे की बात करें तो हमारे दिमाग में टाइगर या डियर की इमेज आती है। तो लेकिन इसमें ये बताया गया कि जो स्पैरो है, अगर वो कोई सीड यानी कोई बीज खा रही है, तो वो भी एक तरह का प्रेडेशन ही है, क्योंकि सीड भी एक लिविंग थिंग होती है, और स्पैरो भी एक जानवर है, तो फिर वो भी एक तरह से प्रेडेटर का काम कर रही है। तो फिर जो सीड है उसको अगर कोई स्पैरो खाती है, तो वो कोई प्रेडेटर से कम नहीं होता, मतलब वो भी प्रेडेशन ही होता है एक तरह से। नाउ ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, और बस उनको हम क्या बोलते थे, हर्बीवोर्स बोलते थे, कार्निवोर्स ना बोलने के बजाय, लेकिन होता वो भी प्रेडेशन ही है। नाउ besides acting as conduits for energy transfer across trophic levels, predators play other important roles. They keep prey populations under control. तो वो एनर्जी ट्रांसफर के अलावा भी प्रेडेशन का बहुत अलग अलग काम है। जैसे कि जो प्रेडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। मान लो कोई डियर है, वो ग्रासलैंड में है हमारे, तो मान लो कोई हमारा डियर है वो ग्रासलैंड में है, और ग्रासेस अनलिमिटेड होती है ग्राउंड पे, तो वो ग्रासेस खाता जा रहा है, खाता जा रहा है।
तो इस तरह से तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर जाएगी जो इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कोई टाइगर आ गया वहां पे, तो वो डियर की पॉपुलेशन खा खा के उसको कंट्रोल करेगा, तो वो पॉपुलेशन को प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी काम करता है कौन, प्रेडिटर हमारा। नाउ जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रखा है, क्लासिकल एग्जांपल दे रखा है इसका, प्रिकली पियर कैक्टस। तो ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है, इसका एक केस हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था कोई बाहर की कंट्री से, प्रिकली पियर कैक्टस, वहां पे एक ऑर्नामेंट की तरह सजाने के लिए, कि ये प्लांट सजाएंगे अच्छा लगेगा। तो प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द अर्ली 1920s, जिसने एक हैवोक मचा दिया था, मतलब इसने एक शॉक कर दिया था पूरी वहाँ की जनता को। ये किसने क्या किया, ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड। तो ये लगातार मिलियंस ऑफ हेक्टर्स पे ग्रो करता गया, जिसकी वजह से इसने एक हैवॉक बना दिया, कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती थी। तो इसके लिए समझा गया, इस पे स्टडी करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए पता गया कि फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth from its natural habitat, was introduced into the country। तो जो prickly pear cactus है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में किससे लाया गया, कि जो हमारा वो एक मॉथ था, मॉथ जो उसकी जो प्रे था हमारा प्रिकली पियर कैक्टस, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था, उसको एक्सप्लॉइट करके। तो प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो मॉथ को जैसे इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या किया, हमारा कंट्रोल में आ गया, मॉथ ने उसको कंट्रोल में कर दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है, प्रीडेशन का एग्जाम्पल है एक तरह से। तो और एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होती है, जो एग्रीकल्चरल पेस्ट की तरह काम में आती है, तो मान लो कोई पेस्ट अगर बढ़ता आ रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रे पॉपुलेशन को हमारा एक प्रेडेटर लाया जाता है, जो हमारी प्रे पॉपुलेशन को, ताकि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए प्रे को खत्म करता रहता है वो प्रेडेटर आके। नाउ प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। जो प्रेडेटर है वो हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। मान लो कोई दो प्रे स्पीशीज है, वो आपस में compete कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए, मान लो कोई डियर है और रैबिट है, वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही है, तो फिर उनकी जो एक दूसरे से compete करते रहेंगे वो, तो उनकी पॉपुलेशन में भी नुकसान पड़ेगा, एक तरह से उनकी ग्रोथ को असर पड़ेगा। तो जो प्रेडेटर होता है ना, वो उनको आपस में खा खा के उनका पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड रहती है, और जो रिसोर्सेज है उनका भी चक्कर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उनमें रिड्यूस कर देता है वो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो है वो रिड्यूस कर देता है अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। तो प्रेडेटर का ये भी एक काम होता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज जो थी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, इसमें क्या किया था, एक स्टारफिश थी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसमें। जो स्टारफिश पिजास्टर थी ना, वो एक प्रीडेटर था, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। इसको क्या किया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, वहां से उसको जितनी भी स्टारफिश थी उनको वहां से रिमूव कर दिया। तो जैसे स्टारफिश को रिमूव किया ना, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर 10 से ज्यादा स्पीशीज जो है इनवर्टिब्रेट्स की, वो एक्सटिंक्ट कर गई, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उन्होंने आपस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किया, क्योंकि प्रीडेटर गायब हो गया, वो आपस में कंपटीशन करते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उनकी जो 10 से ज्यादा स्पीशीज थी इनवर्टिब्रेट्स की, वो हमारी क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। नाउ इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, मान लो कि प्रीडेटर है, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, और वो अपने प्रे को जो है ओवर एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, तो जो प्रे है माइट बिकम एक्सटेंट। तो जो प्रे है वो एक्सटेंट भी हो सकता है इससे हमारा। वो मान लो कोई शेर है, लगातार मान लो 10 हिरण है, 10 के 10 को एक साथ में खा गया, तो उन सबको मार दिया उसने, भले वो खा तो एक को ही रहा है, लेकिन सबको मार दिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है वो अपने प्रे को। तो उस तरह से प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन तो खत्म हो गई, तो वो प्रे तो खत्म हो गया, और उसके बाद फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा, प्रे बचा ही नहीं हमारा, तो प्रेडेटर भी किसको खाएगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इकोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा प्रेडेटर होता है ना, प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, मतलब वो थोड़ी चालाक होते हैं, उनको पता होता है किस तरह से अब उनको काम करना है, तो वो एक साथ ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते अपने प्रे को। नाउ some species of insects and frogs are cryptically colored camouflaged to avoid being detected easily by the predator। तो कुछ स्पेशीज होती है जैसे इंसेक्ट और फ्रॉग की, ये करती प्रीडेटर से बचने के लिए,
जो हम है हमारा कैमोफ्लेज करती है, मतलब कि क्रिप्टिक कलरेशन। कैमोफ्लेज तो सब जानते हैं, इसे अपना रंग बदलना इस तरह से ताकि छुपने में उसको काम आए। तो जो इसमें ये रखा कि जो प्रे स्पीशीज होती है ना, वो इवॉल्व करती है वेरियस डिफेंसेस मेथड, जिससे कि वो उनमें इम्पैक्ट कम हो प्रेडेशन का, मतलब वो प्रेडेटर से बच जाए। तो इस तरह से काम होता है। नाउ कुछ जो होती है वो पॉइजनस होती है, ताकि वो प्रीडेटर से जो है वो अवॉइड कर जाए। जैसे कि कुछ पॉइजन डार्ट फ्रॉग, एक एग्जांपल मान लो, ये एनसीईआरटी में देने का मैंने बता दिया। एक पॉइजन डार्ट फ्रॉग होता है, वो जहरीला होता है वो। तो अगर कोई प्रीडेटर उसको खाएगा तो वो भी मर जाएगा उसके जहर की वजह से। तो इस तरह से कुछ जो स्पीशीज होती है ना, वो पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स के द्वारा अवॉइड करी जाती है। जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई है, इसका क्या मेजर है, मतलब इसका क्या अडेप्टेशन है कि ये जो होती है ना, डिसटेस्टफुल होती है, मतलब इसमें बहुत ही गंदा टेस्ट होता है इसका। तो कोई प्रेडेटर इसको खाना पसंद नहीं करता। अपन भी है, मान लो अपन को कोई गंदी सब्जी बना दी, तो वो थोड़ी खाने का मन करता है अपना। कोई करेला बना दिया, थोड़ी खाने का मन करेगा। तो इस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई है, इसको कोई खाना पसंद नहीं करता कोई प्रेडेटर, क्योंकि ये जो बहुत डिसटेस्टफुल होती है, टेस्ट में बहुत खराब होती है। इस तरह से तो ये टू इट्स प्रेडेटर बर्ड, बिकॉज तो ये हाईली डिसटेस्टफुल होती है टू इट्स प्रेडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। इसके बॉडी में स्पेशल केमिकल होता है जिसकी वजह से डिसटेस्टफुल होती है। Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. तो इसमें ये जो केमिकल है ये आता कैसे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है खराब हो जाता है। तो ये केमिकल जो है इसके बटरफ्लाई में कैटरपिलर स्टेज में आ जाता है अंदर। वो कैटरपिलर जो है ना, वो फीड करता है पॉइजनस वीड पे, जिसकी वजह से वो गंदा सा केमिकल इनके अंदर भी आ जाता है, और ये जो है टेस्ट में खराब हो जाती है। तो इस तरह से ये एक इनका प्रिवेंटिव मेजर है, खुद को प्रिवेंट करने के लिए डिसटेस्टफुल बन जाना, ताकि कोई प्रे इनको खाए ना। नाउ तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, वैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो प्रे है वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए क्या क्या अडेप्टिव मेजर्स बनाता है, क्या क्या तैयारियां करता है। तो इसमें अब हम प्लांट का पढ़ने जा रहे हैं। जो प्लांट है उसके लिए क्या कौन प्रेडेटर होगा, हर्बीवोर्स जो होंगे वो प्रेडेटर्स होंगे। जैसे कि डियर है, वो प्लांट को खा रहा है, तो वो क्या होगा, एक तरह से उसके लिए प्रेडेटर का काम करेगा। और हमें देखा गया है नेचर में कि जो नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मतलब कि जो प्लांट पे फीड करता है। तो जो 25% होते हैं ना, जितने भी इंसेक्ट है उनका 25% जो हिस्सा है वो फाइटोफेगस होता है, मतलब कि वो फीड करता है प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। The problem is particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from the predators। जो प्रॉब्लम है प्रेडेशन की, जो प्रेडेटर है वो अगर किसी प्रे को खा रहा है, तो मान लो प्रे अगर प्लांट और एनिमल अगर उनमें हमें कंपेयर करना है, तो जो प्लांट है वो मोर ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होगा बाय इट्स प्रेडेटर देन एनिमल्स। बिकॉज जो एनिमल्स है वो कम से कम अपने प्रेडेटर से भाग तो सकते हैं कहीं दूर, क्योंकि वो लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्लांट है वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ही जगह पे रहता है। तो उनके लिए जो कंडीशन है वो मोर सेवेयर हो जाती है, इसलिए उनको अलग अलग तरह के चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर से बच सके। Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses such as herbivores। जैसे प्लांट जो है वो अपने आप को बचाने की क्या करते हैं, वो उनमें थॉर्न्स आ जाते हैं। थॉर्न्स अकाशिया और कैक्टस में जैसे थॉर्न आते हैं ना हमारे, ये दो प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं, अकाशिया एंड कैक्टस। इसमें थॉर्न्स आते हैं। थॉर्न्स क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पाइन्स होता है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी में हमने बात भी करी थी, अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो। नाउ ये जो होते हैं मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस होते हैं प्लांट के द्वारा अपनाए गए। नाउ मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द herbivore sick and when they are eaten inhibit feeding or digestion, disrupt its reproductive or even kill it। तो जो मैनी प्लांट होते हैं वो कुछ केमिकल स्टोर करते हैं, जो जैसे हर्बीवोर उन्हें खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, और वो उसकी फीडिंग फीडिंग और डाइजेशन को भी नुकसान पहुंचाएगा, और उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसको भी डिस्टर्ब यानी खराब कर देगा उसके रिप्रोडक्शन को, और या फिर उसको मार भी सकता है। इस तरह के केमिकल्स कुछ प्लांट अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड्स। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड्स। तो कैलोट्रोपिस क्या होता है, एक तरह से आग का पौधा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, आग जो होती है। तो द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो कैलोट्रोपिस होता है ये अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर एक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है। तो जो कैटल और गोट है, अपन को किसी कभी अपन ने देखा नहीं होगा, यू नेवर सी एनी गोट और कैटल
ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, तो इसको कभी खाते हुए देखा होगा कैलोट्रोपिस को, क्योंकि जो है जहरीला पौधा होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है जो पॉइजनस होता है, जो हमारे सेहत के लिए खराब होता है ना। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल, तो जो हम बहुत सारे सब्सटेंस हम प्लांट से निकालते हैं वो किस तरह क्या क्या होता है, निकोटीन होता है जो टोबैको में आता है हमारा, कैफीन होता है जो हमारे कॉफी वगैरह में आता है, क्विनीन होता है, एक होता है हमारा स्ट्राइकनीन, एक होता है हमारा ओपियम। तो ये सब चीजें होती है जो प्लांट से हमें मिलती है, आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली डिफेंसेस, जो और ये सब चीजें जो मिलती है ना इनसे, ये एक्चुअली बताऊं क्यों बनाता है प्लांट, ये अपने डिफेंस के लिए बनाता है ताकि उनको कोई खाए ना, अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ग्राउजर्स और ग्रेजर्स से बचाने के लिए। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन, हमने अभी क्या पढ़ा, प्रिडेशन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, व्हेन डार्विन स्पोक्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये तो डार्विन की बात हो गई। नाउ इट इज जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो कंपटीशन कब होता है, तब कोई ऐसा बोला जाता था पहले कि जो कंपटीशन है वो जनरली कब होता है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करें, और वो रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, तब बोला जाता है कि जो कंपटीशन है वो हो रहा है। लेकिन ये बट इट इज नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन ये ट्रू नहीं है ये डेफिनेशन। तो सही डेफिनेशन क्या है इसकी हम बात करेंगे अभी। तो इसमें दिक्कत क्या क्या है कि फर्स्टली टोटल अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। इसमें बोला गया था कि जो जनरली कंपटीशन किनके बीच में होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो अनरिलेटेड स्पीशीज है ना, जो आपस में रिलेट नहीं करती है एक दूसरे से, वो भी कंपटीशन करती है फॉर सेम रिसोर्सेज। जैसे कि इसका एग्जांपल है सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, कुछ शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स है, वहां पे जो फ्लेमिंगोज एक बर्ड है जो विजिट करती रहती है वहां पे, तो विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट जो फिशेज है वहां की पॉन्ड में रहने वाली, लेक में रहने वाली सॉरी, तो वो compete करती है फॉर देयर कॉमन फूड जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन को खाने के लिए वहाँ की जो कॉमन फिशेज और हमारे जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज है वो compete करते हैं, और जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं खाते। फ्लेमिंगो कहाँ बर्ड हवा में उड़ने वाला, कहाँ पानी में रहने वाली फिशेज, तो ये आपस में सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। और सेकेंडली इस डेफिनेशन में क्या खोट था कि जो रिसोर्सेज है नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू अकर, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, अगर वो अनलिमिटेड भी है ना तो भी कंपटीशन होता ही है। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड। इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है ना एक स्पीशीज की, वो कम हो जाती है ड्यू टू द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज की वजह से उनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। So therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of its R, the intrinsic rate of natural increase, is significantly lower in the presence of another species. तो competition की best definition क्या होती है कि जो ये होता है कि process जिसमें fitness of one species is significantly lower than in the presence of another species। तो fitness है कि कोई species की तो वो दूसरे की presence में कम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, competition बोलते हैं। Now when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species। अगर resources limited होगी तो जो superior species होगी ना वो dominate कर जाएगी, और जो दूसरी छोटी species होगी वो exit out कर जाएगी, निकल जाएगी, आउट जाएगी, मतलब कि मर जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखा गया था गैलापेगोस आइलैंड पे। इसमें क्या थे गैलापेगोस आइलैंड पे, सॉरी, गैलापेगोस आइलैंड पे हमारे जो अबिंगडन टॉर्टोइस थे इन गैलापेगोस आइलैंड, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे किसकी वजह से, द इस आइलैंड पे गोट इंट्रोड्यूस करी गई थी। मान लो एक गैलापेगोस आइलैंड था, वहां पे पहले क्या होते थे, अबिंगडन टॉर्टोइस रहते थे, कछुए रहते थे बहुत सारे, मान लो एक कछुए हैं, मैं ऐसे बना रहा हूँ कछुए हैं ये, बहुत सारे कछुए रहते थे इस तरह से। तो जैसे ही वहां पे एक नया जानवर गोट इंट्रोड्यूस करी गई ना, तो गोट इंट्रोड्यूस करते ही क्या है, गोट की जो एफिशिएंसी थी ना ब्राउज करने की, घास वगैरह पेड़ पौधे खाने की, वो टॉर्टोइस से काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से घास घास वगैरह मतलब जितने भी जो पौधे वगैरह थे वो गोट ने खा लिया। और जो अबिंगडन टॉर्टोइस है उनके लिए कुछ बचने नहीं देते थे लोग, तो इनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी थी ना अबिंगडन टॉर्टोइस की, वो उनसे कम थी, जिसकी वजह से जो अबिंगडन टॉर्टोइस थे वो हमारे क्या कर गए, एक्सटेंट कर गए, became extinct. Now, another evidence for the occurrence of competition in nature comes from the what it is called competitive release.
A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species found to expand its distribution range dramatically। तो इसमें क्या बताया गया देखना, मान लो कोई जगह पे कंपटीशन हो रहा है कोई दो स्पीशीज में, तो मान लो अगर वो दो स्पीशीज में से कोई एक स्पीशीज अगर हमने निकाल दी, तो हमें देखा गया कि जो दूसरी स्पीशीज थी ना, जो इंफीरियर थी मतलब कि कमजोर थी, वो अचानक ग्रो कर जाती है वो डोमिनेंट के निकलते ही। तो इस तरह से हम कंपटीशन का एविडेंस है एक तरह से कि कंपटीशन होता है मतलब। इसका एक एग्जांपल है रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में दो स्पीशीज थी बार्नेकल की। एक तो थी बनानस जो डोमिनेट करती थी, एक थी चेथामेलस। तो देखा गया कि जनरली जो बैलेनस थी वो डोमिनेट करती थी चेथामेलस पे। तो जैसे अगर हमने बैलेनस को निकाला ना उस जगह से, तो हमारे जो चेथामेलस थे ना, वो काफी तेजी से ग्रोथ कर दिए। तो इससे पता लगा कंपटीशन का कितना इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे। नाउ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट indefinitely। तो गॉस जो एक था इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, तो उसने क्या बताया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। उसने बोला था इस प्रिंसिपल में कि जो भी कोई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगी ना, जो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही होगी, वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। उनमें से एक को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। जो डोमिनेट कर जाएगी वो एलिमिनेट नहीं होगी, जो नहीं करेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला, जैसे कि था मैक आर्थर। उसने बोला कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो आपस में सरवाइव कर सकती है अगर वो कुछ अपना चेंजेस लाए अपने दिनचर्या में। तो जिस तरह से मतलब अपन समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ नीट में, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, दे कुड अवॉइड competition by choosing फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। तो मान लो कोई दो स्पीशीज है, उनमें उनमें अगर उनको साथ में रहना है, तो अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंप्लीट compete कर रही हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी फीडिंग एफिशिएंसी जो है, मतलब फीडिंग की जो पैटर्न है, और वो चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम करना पड़ेगा। मतलब मान लो कोई सुबह फीड करता है, कोई रात को फीड करता है, कोई किसी का फॉरेजिंग पैटर्न यानी खाने का तरीका अलग है, किसी का अलग है। तो इस तरह से वो सेम रिसोर्सेस से पे साथ साथ जिंदा रह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स का उन्होंने पार्टीशन डिवीजन कर लिया एक तरह से, आपस में खुशी खुशी रह रहा है मतलब वो। तो ये बताया था मैक आर्थर ने, शोर दैट। तो मैक आर्थर ने क्या बोला था, क्या दिखाया था कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वार्बलर्स की, वार्बलर एक बर्ड होता है जो कोई ट्री में रहता है, पेड़ पे। तो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वार्बलर्स की, वो क्या करती है, कंपटीशन को अवॉइड करती है और को एग्जिस्ट यानी कि एक साथ को एग्जिस्ट करती है ड्यू टू बिहेवियरल चेंजेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। वो क्या करती है, अपने फॉरेजिंग एक्टिविटीज में चेंजेस लाती है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाती है और एक साथ को एग्जिस्ट करती है। तो ये बात हो गई। अब पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कंपटीशन, अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। बढ़िया बात है ना। पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ है, इसमें जो पैरासाइट है उसको फ्री लॉजिंग यानी रहने की जगह और खाना मिलता है फ्री में, होस्ट के ऊपर रहता है। जो जो मैनी पैरासाइट है, ये होस्ट के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं। मान लो कोई होस्ट ने पैरासाइट के खिलाफ अपना चेंजेस कर लिया कि अब मेरे को तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी मेरे पे पैरासाइट कर बनते जाओ, तो फिर पैरासाइट भी अपने आप में चेंजेस ले आता है और जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचा के मत बताता है कि भाई मेरे में भी दम है अब तो। नाउ in such a way that both host and parasite tend to co-evolve, that is, if the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species। तो यही बात हमने बताई जब आपको, जो यहाँ पे लिखी हुई है लैंग्वेज के फॉर्म में। नाउ parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organs। तो पैरासाइट इनके कुछ फीचर्स दे रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या एडेप्टेशंस कर रखी है जिसकी वजह से पैरासाइट है। तो उन्होंने लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जैसे कि सुनना, देखना, इन सब की इनमें लॉस होता है, पैरासाइट में नहीं, सब सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ अडेसिव्स ऑर्गन्स और सकर्स, जैसे कि टेन या टैपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसको चिपकने के लिए इंटेस्टाइन से सकर्स
हुक्स इन सब की प्रेजेंस जरूरी है ना, एडेसिव ऑर्गन्स की चिपकाने में काम आते हैं उसको, टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट। तो इसलिए ये सब भी इसका एक तरह का अडेप्टेशन है। नाउ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, खत्म हो जाता है, मतलब नहीं होता उनमें। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करते हैं पैरासाइट। तो इस तरह के पैरासाइट होते हैं, उनकी कुछ अडेप्टेशंस थी। नाउ life cycles of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization of the primary host. The human liver fluke, तो जो लाइफ साइकिल इसमें बताया गया है कि जो लाइफ साइकिल होती है ना पैरासाइट की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब बहुत ज्यादा पेचीदी होती है एक तरह से, बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, जिसमें ये दो एक या दो होस्ट तो इनको चाहिए रहता है इंटरमीडिएट में, मतलब कि दो से ज्यादा होस्ट चाहिए रहता है इनको। जैसे कि मान लो एक लीवर फ्लूक है, ये एक ट्रेमेटोड पैरासाइट होता है, इसको दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होते हैं। जैसे कि एक तो होता है हमारा स्नेल, एक होती है हमारी फिश। तो ये सब होस्ट चाहिए रहता है किसको, लीवर फ्लूक को, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नाउ मलेरिया पैरासाइट जो है उसको एक दो होस्ट चाहिए रहता है, एक तो मॉस्किटो और एक हमारा होस्ट क्या होता है, ह्यूमन। तो ये दो होस्ट चाहिए रहता है किसको, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम को ग्रो करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बताया गया है कि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, उसकी सर्वाइवल पे नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी ग्रोथ पे नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को खत्म कर देते हैं, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन, ये होस्ट को फिजिकली वीक भी कर देते हैं, क्योंकि कोई पैरासाइट है उस पर फ्री मील लॉज कर रहा है, तो वो क्या करेगा अपना उसकी फिजिकली उसको वीक कर देगा। नाउ पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट है, कोई मान लो ये होस्ट है, इसकी जो एक्सटर्नल सर्फेसेस है, एक्सटर्नल सरफेस उस पर कोई पैरासाइट अटैक कर रहा है, एक्सटर्नल सर्फेसेस पे, इंटरनल पे नहीं, एक्सटर्नल पे, तो वो होता है हमारा एक्टोपैरासाइट्स। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर ऑन द लाइस ऑन ह्यूमंस। लाइस मतलब जू जो होती है वो ह्यूमंस पे होती है बालों में, तो ये भी एक एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। टिक्स ऑन डॉग्स, टिक एक कीड़ा होता है डॉग्स पे होता है, तो ये भी एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। मैनी मैराइन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपोड्स। बहुत सारी मैराइन फिशेस होती है, उनमें एक एक्टोपैरासाइट कोपोड होता है, वो भी एक तरह से एक्टोपैरासाइट का काम करता है। एक कसकटिया होता है, स्टेम पैरासाइट होता है, ये पैरासिटिक प्लांट होता है एक तरह से, जो ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट में ग्रो करता है। नाउ इसमें जो होती है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लीव्स एब्सेंट होता है, और ये जो है ये डेराइव इट्स न्यूट्रिशन, जो कसकटा है वो न्यूट्रिशन पर डेराइव करता है फ्रॉम होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट से, ठीक है। नाउ द फीमेल मस्कीटो जो है, ये जो हम बोलते हैं ना मस्कीटो है ये पैरासाइट है, एक्चुअली पैरासाइट होता नहीं है मस्कीटो, क्योंकि इसको जो अपना ब्लड चाहिए होता है ना, वो उसके लिए खाने के लिए नहीं चाहिए होता, उसको ब्लड चाहिए होता है फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। ओके, नाउ इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। तो जो एंडोपैरासाइट होते हैं ना, वो होस्ट के अंदर उनको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स चाहिए होती है अंदर, जिसमें वो ग्रोथ कर सके, जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स यानी अपनी प्यारी आरबीसी। तो इन सबको ये सब चाहिए होती है उनको एंडोपैरासाइट को ग्रोथ करने के लिए। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। तो एंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, हमने पास कर ही ली थी। उनके मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर जो होते हैं वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड होते हैं व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। अब ब्रूड पैरासिटिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। पैरासिटिज्म में जो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है ये कुकू बर्ड में देखा जाता है, कोयल में। इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, ये एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है पैरासिटिज्म का। इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड है वो अपने अंडे को दूसरों के घोंसले में डाल देती है, दूसरे होस्ट के घोंसले में, और जो होस्ट है, ताकि जो होस्ट है वो अपने अंडों के साथ उनकी भी देख रेख करे। तो इस तरह से जैसे कोयल बर्ड है हमारी, तो वो क्या करती है, अपने अंडे दूसरे बर्ड्स में डाल दे, वो जैसे कौवे के अंडों के घोंसले में डाल देती है। और इनके जो अंडे होते हैं ना, ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए जो कौवा है वो समझ ही नहीं पाता कि ये खुद का अंडा है फिर कोयल का अंडा है। तो वो सबकी ग्रोथ कराता रहता है, और फिर एक टाइम के बाद ये ग्रोथ कर जाते हैं पूरे अच्छे से,
इस तरह से इनमें ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। तो ये हमारा कहानी हो गई। हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? इसमें एक को तो होता है फायदा और एक को कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल रहता है एक, यानी जीरो। तो फिर ये इंटरेक्शन जो होता है इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट। तो ये हमने पढ़ लिया। नाउ ऑर्चिड ग्रोइंग इज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। जो ऑर्चिड है वो मैंगो ब्रांच पे ग्रो कर रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा एपिफाइट होता है एक तरह से, मतलब प्लांट उगने वाला दूसरा प्लांट। तो ऑर्चिड है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल? कमेंसलिज्म का। इसको फायदा होता है इसमें, और मैंगो को कुछ भी नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान, वो होता है न्यूट्रल हमारा ना। बार्नेकल्स होते हैं, ये वेल की बैक पे ग्रो करते हैं, और ये बेनिफिट होता है वेल की बैक पे ग्रो होने से, इनको फायदा होता है। नाउ while neither the mango tree nor the whale gets any apparent benefit, so इसमें जो होता है, जैसे हमने मैंगो में देखा, ऑर्चिड को तो फायदा हो रहा है लेकिन मैंगो कुछ नहीं हो रहा। दूसरे एग्जांपल में देखा हमने, बार्नेकल्स को फायदा हो रहा है लेकिन वेल को कुछ नहीं हो रहा। तो ये इसमें लिखा हुआ है, बस नॉर्मल चीज है। नाउ एक कैटल एग्रेट बर्ड होती है, वो कैटल्स जो ग्रेज करती है ना, वहां पे ग्रो करती है, वहां पे घूमती रहती है। क्योंकि जो कैटल है, मान लो कोई गाय कहीं चारा खा रही है, मतलब घास खा रही है, तो उसके चलने से वो क्या होती है, अपनी कुछ मिट्टी निकाल देती है, मिट्टी निकाल देती है सॉइल से, खोद देती है थोड़ी सी चलते चलते। तो उससे क्या होता है, जो कैटल एग्रेट बर्ड होता है ना, मिट्टी से जो सॉइल में दबे हुए जो कीड़े होते हैं ना, वही बाहर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कैटल एग्रेट बर्ड है ना, उसको खाने को कीड़े मिल जाते हैं, इसलिए वो जो ग्रेजिंग कैटल है ना, उनके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है, उनके पास ही रहता है, ताकि उनको खाना मिलता जाए। तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ ये भी हमारा क्लासिक एग्जांपल है किसका? कमेंसलिज्म का। ठीक है, तो इसमें यही सब दे रखा है। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish. तो एक commensalism का एक और एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, सी एनीमोन जो होता है, इस तरह से एक सी एनीमोन होता है, उसमें बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स जो पॉइजनस होते हैं, तो इसके आसपास कोई आता नहीं है, डर के मारे कि टेंटिकल्स लग जाएगा तो वो मर जाएगा जहर से। उसका फायदा उठाती है क्लोन फिश। एक मछली होती है, एक मछली होती है, मान लो ये मछली है एक, अच्छी बनाएंगे लेकिन समझ रहा मछली है एक। तो मछली जो होती है ना, वो आपस इसके आसपास फ्लोट करती थी, मतलब उसके आसपास जो है वो तैरती रहती है, जिसकी वजह से कोई आसपास को खाने आता नहीं इस मछली को, और वो बच जाती है एनीमोन की छत्र छाया में, सी एनीमोन की छत्र छाया में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो जो म्यूचुअलिज्म है, ये इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। जैसे कि लाइकन्स है, जिसमें फंगाई और एल्गी है, दोनों को फायदा होता है। एक जैसे कि माइकोराइजा है, इसमें जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगा है, दोनों को फायदा होता है। इसमें कि फंगाई जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है सॉइल से, जो प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। और जो और प्लांट जो है, ये इसको रहने के लिए जगह देता है, और एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देता है फंगाई को, जिसकी वजह से दोनों का फायदा होता है एक तरह से। नाउ मोस्ट स्पेक्टेकुलर एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स। जो म्यूचुअलिज्म है, वो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में भी इसका म्यूचुअलिज्म को देखा जाता है। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। जो प्लांट है, उनको एनिमल्स की हेल्प चाहिए होती है। जैसे कुछ प्लांट है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उसके ऊपर आए, उसका नेक्टर पिए और अपने पोलन्स को दूसरे फीमेल तक ले जाए, और उनका क्या हो जाए, एक तरह से पॉलिनेशन हो जाए। तो इस तरह से जो प्लांट है, वो उनको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर पॉलिनेशन। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू पेड फीस। जो एनिमल्स है, वो भी फ्री में थोड़ी पॉलिनेशन करेंगे, उनको भी फीस देनी पड़ेगी प्लांट को, मतलब प्लांट जो है वो एनिमल को फीस देगी। तो फिर वो किस तरह से एनिमल्स को फीस देते हैं? तो वो पोलन या फिर नेक्टर को रिवॉर्ड की तरह देते हैं, पोलन या फिर नेक्टर को, फॉर पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेट करते हैं एनिमल्स। एंड जूस और जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट भी देते हैं वो एनिमल्स को, जो सीड डिस्पर्स करते हैं। मतलब कोई, मान लो कोई जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट खा रहा है कोई एनिमल, अब वो फ्रूट खाता खाता फिर वो दूसरी जगह भी ले जाएगा, उसको खाता खाता वो कहीं गिरा भी देगा नीचे, तो उस वजह से जो उनका सीड है वो दूसरी जगह डिस्पर्स हो गया, जिसकी वजह से वहां पे भी एक प्लांट उग जाएगा। तो इस तरह से सीड डिस्पर्स जो करते हैं ना एनिमल, उनको जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट प्रोवाइड करता है कौन? हमारा प्लांट। नाउ लेकिन ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है, ये सेफ गार्ड फ्रॉम चीटर्स। तो चीटर्स बहुत से होते हैं एनिमल, जो नेक्टर पोलन भी ले लेते हैं, जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट भी खा लेते हैं, लेकिन ना ही वो पोलिनेशन कराते हैं, ना ही वो सीड डिस्पर्शन कराते हैं, किसी काम के नहीं रहते, मतलब चीटिंग करते हैं एक तरह से। तो इस चीटर्स से भी सेफ गार्ड होना चाहिए, इसलिए इस तरह के जो इंटरेक्शन होता है उसमें चीटिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। नाउ you can see where why plant animal interactions often evolve co-evolution of the mutualist।
जो प्लांट और एनिमल का जो रिलेशनशिप होती है ना, इंटरेक्शन, उसमें कोएवोल्यूशन होता है इनमें, क्योंकि मतलब कोएवोल्यूशन होता है, साथ-साथ जीना, साथ-साथ मरना। अगर किसी को नुकसान हुआ तो दूसरे को भी नुकसान होगा, क्योंकि म्यूचुअलिज़्म में काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। मान लो एक को नुकसान हो गया, दूसरे को भी नुकसान हो जाएगा, तो इस तरह से काम होता है। तो ये साथ-साथ को-इवॉल्व करते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। Like evolutions of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। तो ये बात हो गई हमारी। अब कुछ फिग ट्री देखे गए, फिग ट्री यानी अंजीर के जो पेड़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइट वन टू वन रिलेशनशिप होती है पॉलिनेटर्स के साथ, और उनका पॉलिनेटर कौन होता है, वास्प होता है। तो फिग ट्री के लिए कौन होगा, पॉलिनेटर वास्प होगा। यहाँ पे दे भी रखा है डायग्राम में, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। तो इसमें अब पढ़ते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो फिग ट्री होता है ना, fig it means that the given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species। इनमें टाइट वन टू वन रिलेशनशिप होती है, मतलब जो फिग ट्री है ना, वो सिर्फ वास्प स्पीशीज के द्वारा ही पॉलिनेट होता है, बाकी स्पीशीज के द्वारा पॉलिनेट नहीं होता। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा फिग ट्री होता है, वो तो वास्प को अंडे देने के लिए अपने फ्रूट में जगह देता है। ये जो फ्रूट होता है ना इसका, वहां पे ये वास्प जो होता है अपने अंडे दे देता है। देखो ये लार्वा वगैरह दे रखे हैं इसने, वास्प लेंगे एक्चुअली अंडे हैं इसके बहुत सारे, जो अंडे दे रही है, मतलब फिग ट्री के अंदर जो वास्प का जो कीड़ा है, मतलब ये अपने अंडे देता है, जिसमें इनको लार्वा को न्यूट्रिशियस सीड मिल जाती है इनके अंडों को, और रहने के लिए जगह मिल जाती है। और जो हमारा फिग ट्री है, उसको क्या मिल जाता है, हमारा पॉलिनेशन हो जाता है इसका। तो ये दोनों फायदा होता है, जो फिग ट्री को तो पॉलिनेशन का फायदा हो रहा है, और जो वास्प है उसको रहने के लिए जगह, और लार्वा के लिए उसके सीड मिल रही है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये हमारा डायग्राम से भी हमने समझ लिया। नाउ the wasp pollinates the inflorescence while searching the suitable egg-laying sites. In return, the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae। तो ये हमने पढ़ लिया। Now, अब orchids होते हैं हमारे orchids। अब हमारे कुछ ऑर्चिड्स होते हैं जिनमें ये जो फ्लोरल पैटर्न होता है इनका, मैनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट इन पॉलिनेटर इंसेक्ट। अभी पोलर ऑर्चिड्स और बम्बल बीज जो होते हैं, इनका भी म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ऑर्चिड जो होता है, ये क्या होता है, ये पॉलिनेशन करवा देता है बम्बल बीज से। और ये कैसे पॉलिनेशन करता है, इसको रिवॉर्ड बताऊँ कैसे होता है ये। जैसे कि नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवॉर्ड्स, मतलब सब रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते, कुछ सारे ऑर्चिड्स। एक ऑर्चिड होता है मेडिटेरेनियन ऑर्चिड होता है ये, जिसको हम बोलते हैं ऑफरीज। ये जो ऑर्चिड होता है ना, ये क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट करता है, किसके साथ, पॉलिनेटर के साथ। ये क्या होता है अपना, तो ये जो ऑफरिस होता है ना हमारा, ये ऑर्चिड मेडिटेरेनियन ऑर्चिड, ये क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट करता है। मतलब कि ये अपने एक पेटल जो होता है ना, इसका पेटल जो फूल बनाता है, उस पेटल को ये बम्बल बी से सिमिलर, मतलब एक बी होती है ना, उस फीमेल बी, उसके सिमिलर बना देता है एक पेटल को, जिसकी वजह से जो मेल बी है ना, वो धोखा खा लेता है और उसको फीमेल बी समझ के उसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए आता है। सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल की वजह से आता है, सेक्स करने की वजह से। तो उससे क्या होता है, इसको सेक्सुअल डिसीट मिलता है, मतलब कि सूडो कॉपुलेशन करता है एक तरह से, क्योंकि वो तो है ही नहीं फीमेल भी, वो तो पेटल है उसका। तो इस तरह से इसके साथ धोखा होता है, और इसके ये पॉलिनेशन में कर देता है। फिर जैसे ही ये इसके साथ इसने सूडो कॉपुलेट किया, फिर ये दूसरे प्लांट ऑफरिस के पास जाएगा, उसके साथ सूडो कॉपुलेट करेगा, और फिर एक जगह से पोलन को ट्रांसफर कर देगा, और इसके साथ इस तरह से सेक्सुअल डिसीट यानी धोखा होता है। Now, when this same bee pseudocopulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinates the flower। ये हमने पढ़ लिया। Now, इसमें क्या होता है, कोवुलेशन होता है म्यूचुअलिज्म में। अगर फीमेल बी जो है, उसका कलर पैटर्न चेंज होता है, तो जो पेटल है ना, जो फीमेल बी की तरह लग रहा है अपन ये मेल बी को, उसको एक अपना कलर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो मेल है ना वो धोखा ना खाए और फीमेल बी समझ कर ही उसके ऊपर आए। तो इस तरह से ये म्यूचुअलिज्म का एक तरह से अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। तो इसी के साथ जिसको भी चैप्टर पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।